तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है राहुल क्लासेज। और ये चैनल आपके एकेडमिक क्लासेज के लिए है, जैसे कि क्लास 9th 10th और इन सब के लिए। इस पर मैं आपको मैथ पढ़ाऊँगा। ये बुक है, इस बुक को अगर आपको दिख रहा हो ठीक से, ये बुक NCERT बुक है। और आज की वीडियो जो है वो क्लास 9th की है और चैप्टर फर्स्ट है, पहला चैप्टर में संख्या पद्धति है। तो यही मैं आपको पढ़ाऊँगा आज। संख्या पद्धति। संख्या पद्धति में हमें संख्याओं के बारे में सीखना है। तो संख्याओं के बारे में सीखने के लिए सबसे पहले कौन कौन सी संख्याएं होती हैं हम ये देख लेते हैं। तो सबसे पहले एक हो जाएगी प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्याएं, उसके बाद आ जाएंगी हमारी पूर्ण संख्याएं। और पूर्ण के बाद आ जाएंगे पूर्णांक। फिलहाल ये हम 3 प्रकार की संख्याएं देखेंगे, क्योंकि आपके क्लास में अभी यही है। और इसके बाद फिर परिमेय संख्या के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम चैप्टर सॉल्व करेंगे। ठीक है, प्राकृत संख्याएं कौन सी होंगी? प्राकृत संख्याएं होंगी जो 1 से शुरू होंगी, 1 2 3 4 5 या आगे कहीं भी अनंत तक जाएंगी। पूर्ण संख्याएं क्या होंगी? बस हमें क्या करना है, 1 2 3 4 में बस 0 लगा देना आगे। 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, ये आगे कहीं तक चली जाएंगी, ये हो जाएंगी पूर्ण संख्याएं। और फिर आएगा पूर्णांक। अब पूर्णांक में क्या होगा? पूर्णांक में मैं लिख दे रहा हूँ, जैसे -3 -2 -1 0 1 2 3। तो ये सारी संख्याएं इसमें शामिल होंगी आगे। और ये इससे पहले की, मतलब इधर की तरफ अनंत और इधर की तरफ अनंत, दोनों तरफ निगेटिव, यानी जो ऋणात्मक संख्या होंगी इधर ऋणात्मक ये संख्या, और शून्य, और इसके साथ कौन सी धनात्मक, ये सारी संख्याएं इसमें शामिल होंगी। तो इन्हें हम पूर्णांक बोलेंगे। ये 3 हैं, इनको देख लीजिए। फिर इसके बाद हम परिमेय संख्या के बारे में बात कर रहे हैं और फिर आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो अभी देखते हैं हम परिमेय संख्या। कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आए तो आप कमेंट करके जरूर बताइए, हम फिर उसको आगे क्लास में सॉल्व कर देंगे या आपको समझा देंगे कि क्या चीज़ कैसे है। ठीक है, परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं? तो इसकी परिभाषा है कि ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिख सकते हैं या लिख सकें, तथा जहां Q शून्य के बराबर ना हो, ऐसी कोई भी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकें और Q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये संख्याएं हमारी कौन सी संख्या होंगी? परिमेय संख्या। ऐसी संख्याएं परिमेय संख्या होंगी। अब परिमेय संख्या के बाद अब इसका कोई भी एग्जाम्पल आप ले सकते हो, जैसे 1/2 लिख दिया, -3/4 लिख दिया, या 1 लिख दिया, 2 लिख दिया, या 1/2 प्लस का ही लिख दिया। तो ये सब संख्याएं आपकी परिमेय संख्याएं होंगी। अब इसके परिमेय संख्या के बाद एक टर्म है तुल्य परिमेय संख्या। तो ये देख लीजिए, तुल्य परिमेय संख्या ये क्या होती है?
तुल्य परिमेय संख्याएं। अब हम शुरुआत करते हैं 1/2 से। 2/4, 4/8, 16/32 या 25/50। हम अब देखिए इसमें क्या चीज़ कॉमन है, हम देखेंगे कि इसमें सब में 1/2, यहाँ तो 1/2 है ही है। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, तो ये आ जाएगा 1/2। ऐसे ही 4 एकम 4, 4 दूना 8, ये क्या आ जाएगा 1/2। 16 एकम 16, 16 दूना 32, ये भी 1/2। 25 एकम 25, 25 दूना 50, ये भी 1/2। यानी कि ये सारी संख्याएं आपस में बराबर हैं। सबको हम सॉल्व करेंगे तो यही आएगा अंतिम। तो जब सब 1/2 ही आ रही हैं यानी सब बराबर हैं, तो इसी को तुल्य परिमेय संख्याएं बोलते हैं। और तुल्य तुल्य का मतलब यहाँ पर समान है, तो हम एक तरीके से तो समझ लेते हैं कि ये समतुल्य संख्याएं हैं। ये थी इन्फॉर्मेशन अभी तक जो आपको जाननी जरूरी थी संख्याओं के बारे में, और उसके बाद परिमेय संख्या क्या होती है, ये इतना आप समझ लिए। उसके बाद हम फिर अब आपका चैप्टर स्टार्ट करते हैं। संख्या पद्धति का पहले अध्याय का आपका पहला प्रश्न, प्रश्नावली 1.1। प्रश्नावली 1.1। देखिए पहला प्रश्न है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां P और Q पूर्णांक हैं और Q हमारा 0 के बराबर नहीं होना चाहिए? तो ये प्रश्न है। तो हम देखते हैं इसको जरा, शून्य एक परिमेय संख्या है या नहीं है। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि P/Q के रूप में लिख सकें, और जहाँ Q हमारा 0 नहीं होना चाहिए, ये एक शर्त है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ अगर हम P बराबर 0 लिख दें तो 0/1 लिख दें, तो ये P/Q के रूप में लिख उठा। ये अगर हम देखेंगे ये P/Q के रूप में हो गया। अतः हम कह सकते हैं कि शून्य एक परिमेय संख्या है। तो पहली वाली लाइन है, फर्स्ट पॉइंट, उसमें आप लिखेंगे क्या कि हाँ शून्य परिमेय संख्या है। हाँ शून्य परिमेय संख्या है। और दूसरा, क्या इसे आप P/Q के रूप में लिख सकते हैं? तो हम अगर P/Q के रूप में लिख सकते हैं तभी ये परिमेय संख्या है, अन्यथा नहीं होगी। तो दूसरी वाली लाइन के लिए भी हाँ हम इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, ऐसा आप बोल सकते हैं, जहाँ P और Q पूर्णांक हैं। अब देखिए यहाँ बात आई पूर्णांक की, तो पूर्णांक में मैंने क्या बताया था कि जो पूर्णांक संख्याएं थी उसमें क्या क्या शामिल था। पूर्णांक संख्याओं में 0 से शुरू था, 1, 2, 3, 4, 5, उसके बाद की सारी संख्याएं। तो P और Q पूर्णांक हैं, तो एक तो पूर्णांक ही है जो कि Q है, और P हमने लिया 0, 0 भी पूर्णांक है। तो इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जहाँ P और Q पूर्णांक है यानी ये P और Q पूर्णांक होंगे, और Q 0 नहीं है। ये सारी शर्तें यहाँ पर हो जाती हैं पूरी कि P और Q पूर्णांक है, Q 0 के बराबर नहीं है, P/Q के रूप में हमने इसे लिख भी दिया, तो ये एक परिमेय संख्या हो जाएगी। ये था आपका पहला प्रश्न। अब इसमें अगर कुछ आपको डाउट हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, उसको मैं बता दूंगा फिर आपको दोबारा से अच्छे से। अब दूसरा प्रश्न क्या है वो देखेंगे। नंबर 2 है, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 3 और 4 के बीच में, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं
ज्ञात कीजिए। अच्छा, ये जो चैप्टर में पढ़ा रहा हूँ ये किसी को पब्लिकेशन की बुक हो, परिमेय संख्या सब में सेम होंगी, पूर्णांक सेम होगा, पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या, तो ये सारी चीज़ें सेम ही होंगी। तो आप किसी भी पब्लिकेशन की बुक है तो आपके लिए तब भी ये चैप्टर है। बस क्वेश्चन थोड़ा सा बदले हुए होंगे, इसमें 3-4 के बीच में छापवीय संख्याएं हैं, उसमें आप में कुछ भी दे सकता है, 4-5 के बीच में कह सकता है, 8-10 के बीच में कह सकता है ना, या भिन्न में दे सकता है, थोड़ा सा लेवल बढ़ा सकता है, लेकिन तरीका सबका सेम होगा। तो देखिए 3 और 4 ये दो संख्याएं, इनके बीच में हमें 6 परिमेय संख्याएं निकालनी है। तो परिमेय संख्या ऐसी जिन्हें हम पी बटा क्यू के रूप में लिख सकें, वही परिमेय संख्या होंगी पी बटा क्यू के रूप में हम जिसे लिख सकते हैं। तो हमें ऐसी संख्या निकालनी है जो पी बटा क्यू के रूप में लिखी जा सके। तो देख लेते हैं, एक संख्या है 3 और दूसरी है 4, इन दोनों के बीच में। तो यहाँ पर देखेंगे हम दो तरीका है सॉल्व करने का। एक तो हम इसको सीधे सीधे दशमलव में लिख देते हैं। तो देखिए 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 और 3.9, उसके बाद 4 बन जाएगी संख्या, और यहाँ पर ये 3 से शुरू होगी। अब आप देखिए यहाँ पर बीच में कितनी सारी परिमेय संख्या हमें मिल गई जो 3 और 4 के बीच में है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9। तो 9 संख्याएं हमें मिल गई 3 और 4 के बीच में। अब इनमें से 6 वर्गीय संख्याएं कोई भी आप लिख सकते हैं, चाहे 3.1 से लेकर के 3.6 तक का लिख दें, या इधर से लिख दें, कोई भी संख्या ये गलत नहीं होगी। दूसरा तरीका, ये तो आपका पहला तरीका था। अब जो दूसरा तरीका है वो ये है कि हम क्या करते हैं, एक छोटा सा फॉर्मूला रखते हैं जिसमें पहली संख्या धन दूसरी संख्या। अब दूसरी संख्या जब भी होगी, जो भी होगी दूसरी संख्या, हर बार ये बदलती रहेगी, पहली या दूसरी संख्या ये हमेशा बदलती रहेगी। बटे में 2, उसको हम 2 से भाग दे देंगे। शुरुआत में तो पहली दूसरी यही होगी, ये पहली संख्या और ये दूसरी संख्या हो जाएगी। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये कैसे होगा, ये देखेंगे आप, ये हो जाएगा 3 और 4, इन दोनों को जोड़ेंगे बटे 2 कर देंगे, तो 4 3 हो जाता है 7 बटे 2 बराबर 3.5, ये आ गया। अब इस इन दोनों के बीच में, यानी हम 3 लिखेंगे, 3.5 लिखेंगे और फिर 4 लिखेंगे, तो यहाँ 3 संख्याएं हो गई। अब हम इसे पहली संख्या अगर मानते हैं तो ये दूसरी और ये तीसरी संख्या हो जाएगी। इसे अगर पहली मान लेते हैं तो ये दूसरी होगी, और इसे पहली अगर मानेंगे तो भी ये दूसरी होगी, ये नहीं, या ये पहली मानेंगे तो ये दूसरी होगी। ठीक है, तो इस तरीके से तो हम इन दोनों को अगर जोड़ दें, शुरुआत की दोनों को, तो देखिए 3 और इसको हम जोड़ेंगे 3.5 से बटे में 2, और जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये 3 और 3 जुड़ के हो जाएगा 6.5 बटे में 2, ये हो जाएगा 3.25, ये आएगा। अब ये एक संख्या मिल गई, एक 3.5 मिली थी। अब इसको लिख सकते हैं 3 और उसके बाद 3.25, 3.5 और फिर 4, ऐसी आपको मिला कि 3 और 4 के बीच में 2 संख्याएं मिल गई। अब आप ऐसे ऐसे अगर करेंगे, हर बार 2 संख्याओं को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, तो भी आपको कई सारी संख्याएं मिलती चली जाएंगी। तो इसमें पहली संख्या और दूसरी संख्या को जोड़ के 2 से भाग देना होता है हर बार। तो ये 3 और 4 के बीच की ही संख्याएं होंगी, आप देख रहे हैं। इसमें आप बाकी संख्याएं निकाल लीजिएगा। तो ये दूसरा तरीका था। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें भी अगर कोई डाउट हो तो जरूर बताइएगा। तीसरा प्रश्न है,
3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। 3/5 4/5। तो तीसरा प्रश्न है 3/5 और 4/5 के बीच में या बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न है। अब इसमें क्या क्या है भाई, 3/5 4/5, एक हुआ 3/5 4/5। अब इनको दो तरीके से इनको भी सॉल्व कर सकते हैं। पहला तरीका कि हम को दशमलव में बदल के कर दें, और दूसरा तरीका ये होगा कि हम पहली संख्या दूसरी संख्या को जोड़ के 2 से भाग दे दें। तो पहला तरीका देख लेते हैं, इसको दशमलव में बदलने वाला। अब इसको दशमलव में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, जो 3/5 है और 4/5 है, इन दोनों में ऊपर नीचे 0 बढ़ा देंगे, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप देखिए ये 30/50 हो जाएगा, 0 0 कट जाएगा तो वापस 3/5 हो जाएगा। अब ये हम 30/50 फिर 31/50 लिख सकते हैं, 32/50, 35/50, 34/50, 35/50, 36/50 और 37/50, 38/50, 39/50, ये हो गया। और देखिए ये पहली संख्या थी हमारी, और यहाँ पर ये 40/50 आ जाएगी, अंतिम संख्या यानी दूसरी संख्या। तो अगर हम इसको ध्यान दें, ये दूसरी संख्या, अब इन दोनों संख्याओं के बीच में हमें इतनी सारी परिमेय संख्या मिल गई। अगर हम ये 0 0 काट दें तो ये 4/5 बचेगा, ये 0 0 काट दें तो 3/5 बचेगा। बाकी इसको अगर दशमलव में बदलना है तो फिर सॉल्व करना पड़ेगा थोड़ा सा, है ना। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि फिर से यहाँ इतनी सारी परिमेय संख्या मिल गई। 5 परिमेय संख्या बोला है, 1 2 3 4 5, चाहे इन पाँचों को रख लीजिए, 1 2 3 4, और इधर से एक ले लीजिए, इधर 5। तो चाहे जहाँ से आप 5 संख्या लिख सकते हैं, इसको कोई गलत नहीं काटेगा कि ये गलत है। ये 2 क्वेश्चन आपने देख लिया, अच्छे से समझ लिया। दूसरा तरीका वही होगा कि पहली दूसरी संख्या जोड़ के आप 2 से भाग दे दीजिए बस। मैं एक संख्या निकाल के दिखा दे रहा हूँ आपको, देख लीजिए। पहली संख्या है 3/5 और दूसरी संख्या है 4/5। इन दोनों को जोड़ेंगे और सबके बटे में 2 करेंगे। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, दोनों बटे में 5 है, 4 3 7/5/2। अब ये 2 यहाँ पर हो जाएगा गुणा, तो ये हो जाएगा 7/5 गुणे 2, तो 7/10 ऐसी संख्या हो जाएगी। फिर 7/10 एक संख्या हो जाएगी, तो 3/5 और 7/10 इनको जोड़ेंगे, ऐसे ऐसे करते हुए हम चले जाएंगे, तो ये सॉल्व होता चला जाएगा। अच्छा, ये जो 2 यहाँ आया, ये कैसे आया ये भी समझ लीजिए। ये पहले से भिन्न में है, ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या, ये 2 हमने लिखा, और अगर 2 के बटे हम 1 लगा दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। होता यह है, जो सबसे नीचे वाली संख्या होती है वो सबसे ऊपर वाले में जाकर के गुणा होती है, और जो उसके ऊपर वाली होती है यहाँ पर आकर के गुणा होती है। तो इसीलिए ये 2 यहाँ इसके बगल में आए, और जो इसके बटे में 1 था, ये 1 यहाँ आकर के गुणा हुआ। अब 7 में 1 का गुणा होगा तो वो 7 ही रहेगा, लेकिन 5 में 2 का गुणा होगा तो वो 10 हो जाएगा। ये चीज़ आप थोड़ा समझ लीजिए, ये आगे भी काम आएंगी बहुत ज़्यादा। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा, बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। तो आगे ये भी उम्मीद करता हूँ कि आप फिर वीडियो को शेयर भी करेंगे अपने दोस्तों में, जिससे उनके भी डाउट्स क्लियर हो जाएं और उन्हें भी ये चैप्टर बहुत आसान लगे, मैथ बहुत ज़्यादा आसान लगे। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, जिससे आपके पास हर चैप्टर की वीडियोस, जो भी नई वीडियो पढ़ें चैनल पर आपको मिलती रहें। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि आज का आखिरी क्वेश्चन है इस चैप्टर का।
इसमें 3 कथन कथन दिए हैं गए हैं जिनमें हमें बताना है कि कौन सा कथन सत्य है, कौन सा असत्य है। सत्य सत्य कथन बताने हैं। तो मैं वीडियो को पॉज करके तीनों कथन लिख लेता हूँ, फिर आगे आपको बताता हूँ। देखिए, अब ये तीनों कथन मैंने लिख दिए हैं, तो तीनों में बताना है कौन सा सत्य है, कौन सा असत्य है। तो पहला है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अब मैंने प्राकृत संख्या के बारे में क्या बताया था कि प्राकृत संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो एक से शुरू होती हैं, 1 2 3 4 5 6 आगे अनंत तक। और जो पूर्ण संख्या है वो 0 से शुरू होती है, 1 2 3 4 आगे वो संख्या अनंत तक बढ़ती जाती है। तो जो प्राकृत संख्या होगी ये 1 से शुरू हो रही है और पूर्ण संख्या 0 से शुरू हो रही है। तो क्या कह रहा है, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या है। अगर हम यहाँ पर 0 लगा दें तो ये प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या बन जाएगी, या हम यहाँ 0 हटा दें तो ये जो पूर्ण संख्या है प्राकृत संख्या बन जाएगी। तो ये हम कह सकते हैं कि जो प्राकृत संख्याएं होती हैं वो पूर्ण संख्या होती हैं, क्योंकि प्राकृत 1 से शुरू होती है और ये 0 से, तो ये इनमें प्राकृत संख्या समाहित है ना। क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक अंक छोटा है प्राकृत संख्या, छोटे में ये बड़ा वाला, इस बड़े में ये छोटी वाली संख्या ये समाहित हो जाएंगी। अब दूसरा कथन क्या है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। अगर पूर्णांक की बात करें तो हमने पूर्णांक के बारे में क्या बताया था कि पूर्णांक यानी कि -1/2, -1/3, या 1/2, 0, 1/2, 1/2 तो लिख लीजिए, 1/4, या 1 2 3 4 कुछ भी हो, ये सब सबके सब पूर्णांक हैं। और पूर्ण संख्या अभी यहाँ ऊपर लिखी है कि 0 1 2 3 4 होते हैं। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होगी, क्योंकि 0 तक तो ठीक है, 0 के बाएं साइड जो माइनस की संख्याएं हैं वो पूर्ण संख्या में नहीं आती हैं, और इसी वजह से प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं हो पाएगी। तो इसको हम क्या करेंगे, ये पहला वाला कथन जो है आपका ये वाला, ये हो जाएगा सत्य, या आप लिख सकते हो कि हाँ, प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है, तो इसको हाँ कह सकते हो। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, इसको कह सकते हो असत्य, या कह सकते हो कि नहीं, प्रत्येक पूर्ण संख्या प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। तीसरा, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। अब पूर्ण संख्या तो ऊपर लिखी ही है, 0 1 2 3 4। परिमेय संख्या जो है वही पूर्णांक है और वही परिमेय संख्या है। जो पूर्णांक लिखा जाएगा, माइनस की संख्याएं, प्लस की संख्याएं, 1/2 भिन्न वगैरह, तो क्या हो जाएगा, ये परिमेय संख्याएं हो जाएंगी। पूर्ण संख्या की बात करें तो ये क्या होगा, इसमें हमारा परिमेय संख्या तो शामिल होगा, लेकिन पूर्ण संख्या में ये भिन्न वाली संख्या नहीं होती हैं। जैसे कि 1/2 हो गया, -3/4 हो गया, ये क्या है, ये पूर्ण संख्या नहीं है, ये पूर्ण संख्या नहीं है, लेकिन परिमेय संख्या ये है, ये परिमेय संख्या है। तो हम इसको कह सकते हैं कि प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं होती है। तो इसको लिख सकते हैं, ये कथन असत्य है, या ये मना कर रहा है कि ये ऐसा नहीं हो सकता, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। अब इसके बाद कोई क्वेश्चन बचा है? नहीं, इसके बाद कोई भी क्वेश्चन नहीं है, 4 ही क्वेश्चन थे। तो ये हो गए, ये चौथा नंबर था, इसका तो मैंने नंबर नहीं डाला। हाँ, ये चौथा नंबर क्वेश्चन था, चारों हो गए। इसके अंत में एक चीज़ है, एक लाइन है जो टिप्पणी आपके बुक में दी हुई है, वो आप देख लीजिएगा एक बार खुद से भी, बहुत ही इम्पोर्टेंट लाइन है वो, और वो आपको समझ में आ जाए, याद रहे, तो इससे आपके कई सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। जैसे कि लिख रखा है कि जो दो परिमेय संख्याएं होती हैं,
जो दो परिमेय संख्याएं होती हैं इनके बीच में कितनी परिमेय संख्याएं होती हैं। अगर आपसे ये कोई पूछ ले तो आप सीधे सीधे कहिए कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में असीमित संख्याएं होती हैं या असीमित परिमेय संख्याएं होती हैं। दो परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमित अपरिमित या आप कह सकते हैं असीमित, या समझने के लिए असीमित परिमेय संख्याएं होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। दो परिमेय संख्याओं के बीच में आपको अपरिमित या असीमित परिमेय संख्याएं मिलेंगी। अब वो कैसे? एक और दो के बीच में अगर हम परिमेय संख्या निकालने की शुरू करते हैं तो 1+2/2, तो ये क्या हो जाएगा 3/2। अब ये 3/2 हुआ, हम क्या करेंगे 1+3/2 सबके बटे में 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 5/2 सबके। अब ये जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5/4। फिर जोड़ेंगे, अब हम अगर 3/2 प्लस 5/4 सबके बटे में 2 कर दें तो ये हो जाएगा 2 दूना 4, 2 3 6 प्लस 5/4 सबके बटे में 2, तो ये हो जाएगा 6 5 11 बटे में 4 दूना 8। तो मतलब ऐसे ऐसे सॉल्व करते जाएंगे तो ये संख्या आई, ये आई संख्या, ये आई संख्या। तो बताइए एक और दो के बीच में हम निकालते ही चले जाएंगे, निकालते चले जाएंगे, ये संख्याएं खत्म नहीं होनी है। इसीलिए कहा गया है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में अपरिमित परिमेय संख्याएं होती हैं या असीमित परिमेय संख्याएं होती हैं। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। कितनी भी संख्याएं हो सकती हैं, इसीलिए आप कोई भी संख्या लिख दीजिए, 1 से 2 के बीच में या किसी भी संख्या के बीच में कोई भी परिमेय संख्या लिख दीजिए, लेकिन उसके बीच में होनी चाहिए, बस गलत ना हो। तो इस चीज़ को कोई गलत नहीं काट सकता है। सबका आंसर सेम नहीं हो सकता, सबका अलग अलग आंसर आएगा क्योंकि अलग अलग मेथड लगाएंगे, इसकी वजह से। उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। वीडियो देखने के लिए